हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 28 दिसंबर का आंसर की हम अपने वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम 28 दिसंबर को जो ईवीएस का जो क्वेश्चन था उसका हम पूरे का पूरे आंसर की देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम हो जाता है। जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए थे उनको आंसर की अपना इस वीडियो में मिल जाएगा। वही जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है वो ये ज़रूर जान ले इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं सीटेट में। जिस तरह से आपने देखा होगा मेरा भी बहुत सारे वीडियो जिसमें मैंने ये सिर्फ बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैं ऑप्शन भी आपको नहीं देता हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरे का पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करके साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूरे का पूरे आया था हूबहू उसी तरह क्वेश्चन इस वीडियो में देने की हम कोशिश किए हैं। पूरे आकलन करने के बाद, पूरे क्वेश्चन आने के बाद आज मैं आप सबों को 28 दिसंबर के क्वेश्चन का आंसर की इस वीडियो में जारी करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो लोग 28 दिसंबर को एग्जाम दिए होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा, जिसमें आप देखे होंगे अस्पताल से रिलेटेड जो रोगी की बात की गई है वो ए पड़ जाता है, फिर ठीक पूरब में 800 दूरी पर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को ले लेते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या था तो देखिए, मुझे अपने आप अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे ये समझे कि कौन अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे, तो ये आपको भी पता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैना हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो पूरे का पूरे क्वेश्चन 28 दिसंबर को पूछा गया है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था, अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकने वाली ज़्यादा तक कौन है वो पक्षी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उल्लू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम और भी क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन था कि ब्रेल लिपि का उपयोग जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर और 4 बिंदुओं पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में ऐसा राज्य जहां ग्रामीण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों पर उपयोग बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं और ये इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 28 को पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य से रिलेटेड है, और ये आपको भी पता है बखूबी ढंग से कि ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट करें कि आपको ईवीएस में कुल कितने नंबर आ रहे हैं और क्या आपको और भी सब्जेक्ट का इसी तरह आंसर की चाहिए, या और भी शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ है, चाहे वो 30 की हम बात करें या फिर 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, जो भी आपको आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम यह समझ सके कि आप लोगों को भी आंसर की और क्वेश्चन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपके कमेंट पे निर्भर करता है और आपके लाइक पे निर्भर करता है कि आपको और भी वीडियो चाहिए या फिर नहीं। 3 विभिन्न स्थान जलवायु एक दूसरे से अधिक भिन्न है के मकान के विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे। अब देखिए, अक्सर आप लोग सोचते थे कि लद्दाख से क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पूरे क्वेश्चन क्या है वो देखिए किस तरह से क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं लेह लद्दाख के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और भी ऑप्शन दिया गया है मनाली के बारे में, जो मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभे पे, तो इसे तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि ये तो होते हैं आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये असम में बांस के खंभे से। ठीक है, और राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के घर बने, तो ये भी तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है और देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया, तो आपको भी पता है बी ऑप्शन गलत है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी आंसर सही है। देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिनका एग्जाम अब होने वाला है उनको ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद
बाद जो क्वेश्चन था वो था घड़ियाल, ऑप्शन दिया गया था कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी इन चारों पांचों में कौन ऐसा जानवर है, कौन से पक्षी हैं जो अन्य से भिन्न है, अपने आप को अलग हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, कौवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाथी के बारे में अक्सर आप लोग सुनते थे कि हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है वो देखिए। इसमें है कि हाथी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस तरह से कथन दे दिए जाते हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक झुंड में 20 से 25 साथियों और बच्चे होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथी तो 20 और 25 के समूह में नहीं रहते हैं। वही पूछा गया था, इसमें दिया गया कि हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। क्या ये बात सही है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। वही डी ऑप्शन है, किसी हाथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है ना वो सभी फैसला लेते हैं, तो ये भी आप लोग तो पढ़े हैं। और राइट आंसर इसका सी और डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी में क्या है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए हम और भी क्वेश्चन जो कि हम टाइपिंग नहीं कर पाए हैं समय के अभाव के कारण, जिससे मैं आप लोगों को जो कॉपी पे नोट किया हूँ उसके माध्यम से चलिए हम और भी आगे वीडियो में बताते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये था कि बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है। तो ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे कि मधुमक्खी पालन जो होता है ना वो अक्टूबर से दिसंबर की माह में होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, इतना आप लोग विश्वास जरूर करें। और जो लोग ये वीडियो खासतौर पे 28 दिसंबर को जिनका एग्जाम था वो लोग देख रहे हैं, तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम 28 दिसंबर को था और आपने कितना अंक ला रहे हैं ईवीएस में। ठीक है, चलिए इस तरह के ये भी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, तो किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने का, इस तरह के आप लोग देखते होंगे जो समय से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें ये पूछ दिया था कि कितने उसकी जो चाल है वो क्या थी। ठीक है, तो ये तो आप निकाल करके इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ये था कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। तो इसे आप मैप पर देखेंगे ना, तो मैप पर आप ये पाएंगे कि ये जो आपको हो रहा है वो आपको उत्तर और पश्चिम की दिशा में हो रहे हैं। ठीक है, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा ये। इसके बाद देखिए प्याज से रिलेटेड अक्सर आप लोग क्वेश्चन पूछते थे और मैं भी आपको बताता था कि प्याज यानी कि खाने वाला भाग तना, लेकिन देखिए ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से आया था इस बार। सो देखिए जिस तरह से स्टूडेंट लोगों ने बताया, एक बारीकी ढंग से एक एक स्टूडेंट से एक एक शब्द को जान करके पूरे को इकट्ठा करके जिस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनाने में इतना समय जो लगा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम लिखाइए। किसका, तो प्याज की खेती के। पहला काम है बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, फिर था गुड़ाई करना और इसके बाद था प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसका जो क्रम कह रहा है लगाने के लिए, और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्रम लगाना, वो आपका हो जाएगा DABC। यानी पहले बच्चे क्या करेंगे, मृदा को पोला यानी नरम करेंगे। इसके बाद जो आगे देख रहे हैं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बताने की। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक यानी शाहबतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। अब आप लोग रेगिस्तानी ओक तो बोलते थे, लेकिन देखिए यहाँ ठीक विपरीत पूछा गया है कि कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, दूसरा है पेड़ों के तने में पानी एकत्र करना, तो ये तो आप लोग को पता ही है। इसके बाद है पत्तियों बहुत कम होना, और इसके बाद है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि रेगिस्तानी ओक जो होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी पत्ती नहीं होते हैं, छोटे पत्ते होते हैं, कम पत्ते होते हैं। इसीलिए ये इसका जो निगेटिव आंसर है वो 4 होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, यानी तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य को आपको इसमें टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और फिर
कर्नाटक। ठीक है, CTET सक्सेस क्लासेस सबसे पहले इस तरह सभी प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम समझ सके कि हम आप लोग को जो भी जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक दे रहे हैं, विस्तृत दे रहे हैं और आपको पूरे एनालिसिस करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए क्या है, हम हर समय यह कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग का एग्जाम बेहतर हो, आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से सभी चीज़ सामने में रखूँ। देखिए ये क्वेश्चन था कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उनके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। ठीक है, कुल्हड़ चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए कौन से संसाधन हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामुदायिक संसाधन, तकनीक संसाधन नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा और प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे था निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए ये विज्ञान से रिलेटेड पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ज्ञान तो स्थिर नहीं होगा, सुव्यवस्थित तो है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, हाँ ये हो सकता है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, लेकिन देखिए ये क्या है, इसमें पूरे का पूरे विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। ये जो विज्ञान है ना ये अपने आप में गत्यात्मक क्रिया है और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है आपका NCF 2005 से। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन EVS सीखने का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको NCF तो आप अच्छे से पढ़े भी होंगे और इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के ज्ञान जो है और कौशल की प्राप्ति। तो ये होगा कि नहीं होगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। अधिगम के बीच विचारों और कौशलों का साझा करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है प्रेषित की जा रही जानकारी पर्याप्त करना, ये भी बात सही है। और ये है आपका अधिगम द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि ऑप्शन आपका ABCD तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर A भी होगा, B भी होगा और D भी होगा। तो हम देखेंगे A, B और D कहाँ हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में A, B और D है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? अब देखिए पहला ऑप्शन जो इसका है वो पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे EVS हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो एक सब्जेक्ट के बेस पे मुझे चेक नहीं करना है, उसे नहीं देखना है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है, इसमें भी एक विषय की बात की गई है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। अब देखिए यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कैसा विषय है? परिवेश से संबंधित। अब कहता है विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। हम जानते हैं कि पर्यावरण का निर्माण जो है क्या है, तो एक थीम से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विभिन्न थीम उप विषय से ही संबंधित हैं, बल्कि बालक के परिवेश से संबंधित हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक ना, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उनके भाई से ऐसा करने के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन से ही लग रहा है भाई और बहन की बात की जा रही है, लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात हो रही है। अब देखिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। यहाँ कह रहे हैं हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। आप भी जानते हैं कि यदि किसी लड़का को हम बोलते के अलावा लड़की को ही ये बोलते हैं कि नहीं चाय बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो, तो ये
जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखाती है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, भेदभाव से रिलेटेड है, इसीलिए ये 3 होगा इसका आंसर। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। और ये क्वेश्चन आपका जल संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ाने के सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से क्या कहा जाए। देखिए विद्यार्थी को जल संरक्षण के बारे में आपको बताना है। अब आप क्या करेंगे, जल संरक्षण से संबंधित कहानी और कविता और गीत इकट्ठा करना। जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखने से नहीं होगा, बल्कि बालक को हम क्या करेंगे, उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाइए, यानी कि हम बच्चों को उनको दैनिक जीवन से जोड़ देंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आपके प्रतिदिन कितने जल खपत होता है, कितने जल जो है आप सही ढंग से यूज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यदि उनके लाइफ से जोड़ देंगे ना, तो फिर बालक ऑटोमेटिकली जल संरक्षण चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक भ्रमण से तो आप अक्सर देखे होंगे, जो EVS में क्वेश्चन भी आते हैं, और 28 दिसंबर को ये क्वेश्चन आया भी था कि दैनिक दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए 3री कक्षा के एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिड़चिड़ी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती हैं, क्या यह क्या है? अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़। अब देखिए बच्चा नहीं जानता है कि ये कोई चिड़िया हो सकता है या ये कोई और कीट हो सकता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सितारे की बात जानकारी दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है। अन्य विद्यार्थी से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहेंगे। देखिए आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं और ये बात सही है कि टीचर को भी उस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन टीचर क्या सोच रहा है कि यदि उनके सहपाठी उन्हें उस चीज़ के पर, उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया यदि साझा कर देगा, शेयर कर देगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को जान जाएंगे। जैसे आप अपने समूह में होते हैं, तो आप समूह में आपके मित्र किसी भी विषय वस्तु पर वो जानकारी आपसे शेयर कर देता है, तो वो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। अब देखिए आप एक चीज़ जरूर देखे होंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन का यदि लेवल कहे तो कोई कठिन लेवल नहीं है, आसान बिल्कुल है, ठीक है ना। तो आप लोग जो इतना दिन सोच रहे थे जो बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप जरूर समझ गए होंगे कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल क्या है। कहते हैं परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने जिससे कि विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके, ठीक है। अंत लगा है तो वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है बालक को अंत में ही करेंगे, नहीं दिए जाने चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। कहते हैं ये कि प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके, तो ये तो बिल्कुल इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। देखिए यहाँ जो है पॉजिटिव कर दिया है आगे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या है क्वेश्चन कह रहा है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्ती इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी उसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे। एक टीचर होने के नाते आप कुछ करेंगे ना। वहाँ 4 विकल्प आपके सामने हैं और देखिए चारों विकल्प में इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम बच्चे को समझाएंगे कि पत्ती को बागवानी जो कर रहा है उनको बताएंगे कि पत्ती को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको इकट्ठा करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, और इस चीज़ की ओर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सही है। विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता
के साथ प्रतियोगिता करते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब आपके पास विकल्प हैं, बताइए कौन विकल्प सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 होगा। चूँकि विकल्प देखिए आप पूरा भी ले सकते थे, लेकिन पूरा तो विकल्प है नहीं मेरे पास, ABCD ऑप्शन नहीं ना है, इसलिए सबसे जो अच्छे ऑप्शन है वो आपका A और D। CTET सक्सेस क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को CTET से संबंधित जितने सारे डाउट्स हैं सभी क्लियर कर सकें। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम और भी वीडियो आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड कर सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थी से पूछती हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। इस तरह के ये क्वेश्चन कुछ थे जिसमें बालक से प्रतिक्रिया लिया गया। देख रहे हैं कपड़े धोने में लकड़ी का बेड धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से, बहुत सारी प्रतिक्रिया हैं। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं इसका जो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो B, C और D। क्यों? क्योंकि इसमें अनुभव को हम ले रहे हैं, इसमें जो है उनके विभिन्न संदर्भ से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, और फिर D में है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B, C, D, यानी 2 आंसर इसका सही है। चलिए देखिए और भी क्वेश्चन है, और देख रहे हैं सब में क्वेश्चन में ये जो है ना, ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इस तरह से नीचे आपको विकल्प देंगे। यही इस बार सबसे जो मेन चीज़ है सीटेट में देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। पहला है पढ़ाना और ज्ञान की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया है, AB, BD, CD और AD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, C और D। अब देख लेते हैं C और D में क्या है। तो C और D में है प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना ये नहीं होगा, यानी कि B तो होना ही चाहिए। B किस में है, तो B और D, ये नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर B और D हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। कथन पर्यावरण अध्ययन एक ... विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन पर्यावरण जो होता है क्या अंतः विषयक है या अनुशासिक है या एकीकृत है या एकल विषयक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंतः विषयक हो जाएगा, क्योंकि कथन पर्यावरण की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतः विषयक। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 30 नंबर क्वेश्चन, वो हम भी देख लेंगे। तो चलिए पहले हम 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और देख सकते हैं आप, इससे आप समझ गए होंगे कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो सोचने का जिनका लेवल अच्छा होगा वो जरूर निश्चित तौर पे सीटेट में इस बार अच्छे अंक जरूर लाए होंगे। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही, वह विद्यार्थी से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उनके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उनकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए अब? तो देखिए, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाना कर गलत किया। ठीक है, इसके बाद है विद्यार्थी को उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में समझाएंगे उसे। इसके बाद जो है वो है आपका क्या, तो इसके बाद है विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों को अभ्यारण्य घुसकर, देखिए ये तो कभी भी आंसर नहीं होगा।
विद्यार्थी के यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया पेड़ के घोंसला बनाने, ये भी गलती है, घोंसला कहीं भी। देखिए हम रीजन जानना कोशिश करेंगे और इस पर एक कार्यशाला आयोजित करेंगे, एक बैठक आयोजित करेंगे, एक चर्चा आयोजित करने की बात की जा रही है और इसीलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में, यानी सिंपल में तौर पे आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में संरक्षण की बात की जा रही है और ख़ास तौर पे पेड़ पौधे के बारे में। तो पहला ऑप्शन है सड़क सुरक्षा को सुरक्षित किया जाना, दूसरा है ट्रैफिक नियम का पालन करना, तीसरा है पर्यावरण नियम के लिए चयनित करना, इसके बाद है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका क्या होगा, ट्रैफिक नियम का पालन करना और इसके बाद ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 C और D। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि और भी कौन शिफ्ट का आपको आंसर की चाहिए और कौन शिफ्ट का जो है, कौन सब्जेक्ट का आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।